नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनाथ जादव है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में। सक्सेस मंत्रा एक ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए मैं वर्किंग प्रोफेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं या कोई किसी को लीन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी टूल्स के बारे में जानना है, उनके लिए ये चैनल मैंने चालू किया है। मैंने जो नॉलेज गेन किया है वो नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस चैनल के ज़रिए कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर ऑफिस में या हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स में काम आएंगे। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम 7QC टूल्स ऑफ क्वालिटी के बारे में जानने वाले हैं और इस टूल्स क्वालिटी टूल्स में इन डिटेल सातों के सातों टूल्स का हम जानकारी लेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर जिसमें हम देखेंगे कि क्वालिटी टूल्स की ज़रूरत क्यों है। 95% जो प्रॉब्लम होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब प्रॉब्लम तभी सॉल्व होते हैं जब उसकी क्लैरिटी हो। अगर हमें क्लैरिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रूट कॉज निकालना पड़ेगा और वो रूट कॉज निकालने के लिए हमें क्वालिटी टूल्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्वालिटी टूल्स जो है वो क्वालिटी टूल्स यूज कैसे करने हैं, कौन से टूल्स का यूज किस लिए करना है, ये सब चीज़ें हम ये वीडियो के द्वारा जानने वाले हैं। और क्वालिटी टूल्स का यूज क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। तो क्वालिटी टूल्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसकी हेल्प होती है। जजमेंट के लिए अगर हमें कोई जजमेंट लेना है, कहाँ पे डिसीजन लेना है, तो ये क्वालिटी टूल्स की मदद से हम वो जजमेंट और डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये टूल्स यूज करके हम इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं। कहाँ पे अगर हमें प्रोसेस मैपिंग करना है तो भी हम ये टूल्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वालिटी टूल्स हम यूज करके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा जो कस्टमर है उसको हम हैप्पी कर सकते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्वालिटी होता है। और क्वालिटी के लिए हमें हमारा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री बनाना होता है। और डिफेक्ट फ्री कैसे बनाएंगे, तो ये क्वालिटी टूल यूज करके हम अपना प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम वन बाय वन क्वालिटी टूल्स जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कौन से 7QC टूल्स है। पहला है फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड कंट्रोल चार्ट। ये 7 टूल्स है जो क्वालिटी कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। तो ये 7 टूल्स हम एक एक करके अभी देखेंगे। तो सबसे पहला है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके ज़रिए हम कौन सी भी प्रोसेस या कौन सा भी हमारा स्टेप्स, एक मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेसेस होती है वो प्रोसेस का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो पूरा बड़ा प्रोसेस होगा वो एक शॉर्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखेगा। अगर वो छोटे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखेगा तो हमें क्लैरिटी आएगी कि हमारा प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स और सब स्टेप्स भी दिए जाते हैं और वो भी डिटेल्स में रहते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन में जो कुछ भी सिंबल्स यूज़ किए जाते हो, हर एक सिंबल का कुछ एक डेफिनेशन होता है और उस डेफिनेशन के बलबूते पर हम उस प्रोसेस को जज करते हैं। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस का, तो उसमें हमें पता चलता है हमारी प्रोसेस किस हिसाब से रन हो रही है, किस हिसाब से वर्क कर रही है। और अगर उस फ्लो चार्ट में, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में अगर हमें कहाँ पे भी कुछ दिक्कत या कहाँ पे भी कुछ डेविएशंस दिखता है तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेके करेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक कंसेप्ट है क्वालिटी में, उसके लिए भी ये फ्लो चार्ट, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बहुत यूज होता है, क्योंकि उसके बेस पे हम पूरे प्रोसेस का मैपिंग करते हैं। इसमें प्रोसेस स्टेप्स दिए जाते हैं, इसलिए हमें कंप्लीट प्रोसेस का जो
स्टार्टिंग से एंड तक जो सफ़र है वो कैसा है वो क्लियरली दिखाई दिया जाता है। और जो सिंबल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो सिंबल्स कैसे होते हैं, उनका क्या क्या अर्थ होता है, उसके डेफिनेशंस क्या है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सिंबल्स है उसमें सबसे पहला सिंबल है ओल का। तो ये ओल वाला जो सिंबल है ये किसी भी प्रोसेस फ्लो डायग्राम में इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो प्रोसेस की स्टार्ट और प्रोसेस का एंड डिनोट कर सके। तो इसमें हम प्रोसेस की स्टार्टिंग और एंडिंग या इस ओल में लिखते हैं और शो करते हैं। उसके बाद है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का यूज किसी भी स्टेप्स को डायरेक्शन देने के लिए, अगली डायरेक्शन के लिए वो फ्लो लाइन यूज करते हैं। पैरेललोग्राम का यूज हम इनपुट या आउटपुट दिखाने के लिए प्रोसेस फ्लो में करते हैं। रेक्टेंगल का यूज जो होता है इसमें कंप्लीट जो प्रोसेस वर्क होती है वो प्रोसेस की डिटेल्स दिखाने के लिए होता है। और लास्ट जो है वो डायमंड है। डायमंड शेप का यूज बहुत बार क्या होता है कि किसी एक प्रोसेस में ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ पे हमें डिसीजन देना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, हम उसको बोल सकते हैं। या चेक, जहाँ पे अगर चेकिंग होता है किसी प्रोसेस में, अगर चेकिंग करते हैं और उसमें ओके और नॉट ओके ऐसा डिफिनीशन रहता है, तो उस केस में हम डायमंड शेप यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन है। अगर ओके है तो पार्ट आगे जाएगा, नॉट ओके है तो रिजेक्ट होगा। बेसिकली इसको हम इंस्पेक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सिंबल्स है जो प्रोसेस फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं। फ्लो चार्ट में तीन टाइप्स के फ्लो चार्ट होते हैं। एक होता है मैक्रो, दूसरा मिनी और तीसरा जो होता है वो माइक्रो। तो मैक्रो जो फ्लो चार्ट होता है उसके ज़रिए हम जो सिंपलेस्ट प्रोसेस है उसको प्लॉट कर सकते हैं। मिनी का यूज़ करके हम जो सेमी क्रिटिकल प्रोसेस है उसको प्लॉट कर सकते हैं। और माइक्रो के यूज से हम जो क्रिटिकल प्रोसेस है उसको करेक्टली डिफाइन करके सिंबॉलिक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से फ्लो चार्ट या उसको हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम बोलते हैं, इसका यूज करके हमें प्रोसेस स्टेप्स और प्रोसेस फ्लो की जानकारी मिल जाती है। इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा जो प्रोसेस है उसका अंडरस्टैंडिंग इस टूल के जरिए हमें अच्छे से हो जाता है। तो ये है फ्लो चार्ट। अभी हम देखेंगे अगला टूल चेक शीट। चेक शीट क्या है एग्जैक्टली? चेक शीट भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसका यूज़ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एज अ बैकअप डाटा करके करते हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए चाहिए कुछ बेस, और वो बेस होता है हमारा डाटा कलेक्शन। और वो डाटा कलेक्शन करने के लिए चेक शीट का यूज़ होता है। चेक शीट का यूज जनरली इंस्पेक्शन का जो क्वालिटी गेट होता है वहाँ पे किया जाता है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चेक शीट लगा के उस चेक शीट के हिसाब से वहाँ वहाँ का इंस्पेक्शन करते हैं और जो कुछ भी डिफेक्ट्स आते हैं वो चेक शीट में हम मॉनिटर करते हैं। और चेक शीट के बेस पे हमें पता चलता है हमारे प्रोसेस में कौन से डिफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से डिफेक्ट्स कम आ रहे हैं, कौन से डिफेक्ट्स पे हमें काम करना है। ये सब चीज़ें हमें ये चेक शीट की मदद से पता चलती है। अभी हम जानेंगे कुछ चेक शीट के सैंपल्स। देख सकते हैं हम यहाँ पे एक असेंबली सेक्शन में कितने डिफेक्ट आए, प्रिंट क्वालिटी कैसी है, प्रिंट डिटेल कैसा है, एज फ्लो कैसा है, कॉस्मेटिक कैसा है, इसका यहाँ पे डिफेक्ट टाइप्स दिए और उसका जो है मॉनिटरिंग किया है। उसमें टोटल्स कितने आए वहाँ पे दिख जाते हैं। अगर ये चेक शीट हम लेते हैं और हमें देखना है कि हमारे यहाँ पे कौन से डिफेक्ट ज़्यादा है, तो इसमें पता चलेगा एज फ्लो सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद प्रिंट क्वालिटी और उसके बाद कॉस्मेटिक इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हम बाइफर्गेशन इस चेक शीट के हिसाब से कर सकते हैं। तो चेक शीट अल्सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा मदद होती है। क्योंकि यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होता है, हमें डाटा कलेक्शन आ जाता है, उस डाटा के बेस पे हम आगे का प्रोसेस करते हैं। दूसरा टूल है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक
वर्टिकल बार चार्ट है जिसमें डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सा भी जो डाटा हिस्टोरिकल रहता है उसके डाटा का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए इसकी मदद होती है। बड़े से बड़ा जो डाटा होता है वो हमें एक चार्ट में दिखाने के लिए भी इसकी मदद होती है। और इस टूल के मदद से हम किसी भी क्रोनिकल जो इश्यूज होते हैं वो क्रोनिकल इश्यूज अगर 2-3 महीने का पास्ट रिकॉर्ड हम लेंगे, समझो कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से अगर किसी प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट में डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो मशीन का टेम्परेचर का डाटा 2-3 महीने का लेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें कि टेम्परेचर का जो फ्लॉ है वो कैसे वेरी हो रहा है। तो उस डेटा को हम अगर हिस्टोग्राम में प्लॉट करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन से समय में, कौन से टाइप में और कौन से इंटरवल में। तो बेसिकली हिस्टोग्राम में इंटरवल्स जो होते हैं वो इंटरवल्स डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। तो कौन से इंटरवल्स में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हुआ है वो हमें हिस्टोग्राम से पता चलेगा। अभी आगे हम देखेंगे इस हिस्टोग्राम में, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दिए गए बार चार्ट है वो इंटरवल्स बोल सकते हैं। समझो टेम्परेचर का रेंज हमें दिया है 90 डिग्री टू 120 डिग्री, ये रेंज है। अगर 90 डिग्री टू 95 डिग्री में कितनी बार टेम्परेचर आया है उसका एक इंटरवल होगा। 95 टू 100 का होगा, 100 टू 105 का होगा, 105 टू 10, 110 होगा, 110 टू 115 होगा और 115 टू 120। ऐसे हम इंटरवल्स दे सकते हो। हमारे ऊपर है कि हमें इंटरवल्स कैसे देना है, डाटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो इंटरवल्स देने पड़ते हैं। तो इंटरवल्स का जो सिलेक्शन है वो हमें बेस्ड ऑन हमारे प्रॉब्लम की क्रिटिकलिटी और डाटा का जो लंबाई जो है उसके हिसाब से वो करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं और उस बेस पे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस या हमारा जो कुछ भी डेटा है वो कहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हिस्टोग्राम की मदद से हम किसी भी लार्ज डाटा को ग्राफिकली समराइज कर सकते हैं, किसी मेजरमेंट को स्पेसिफिकेशन के साथ कंपेयर करके हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका यूज़ करके हम इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे टीम को कोई कम्युनिकेशन देना है किसी समझो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन हो रहा है, उसमें क्या क्या हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसका अगर हमें ईयर वाइज देना है तो उसको भी हम हिस्टोग्राम में डाल के टीम को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। अगला टूल है पैरेटो डायग्राम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। हमने अगर चेक शीट के बेस पे कुछ डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास 100 नंबर ऑफ डिफेक्ट है। 100 नंबर ऑफ डिफेक्ट में अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हम एक एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। और मे भी इसमें ऐसा हो सकता है कि हम जो डिफेक्ट्स कम आ रहे हैं उसको ही पहले सॉल्व कर सकते हैं और जो डिफेक्ट्स की सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उस पर पहले फोकस हो सकता है हमारा। तो हमारा जो फोकस है, फोकस किसके ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए वो डिनोट करने के लिए हमें पैरेटो डायग्राम की मदद होती है। पैरेटो डायग्राम से हम 80-20 प्रिंसिपल जो होता है वो 80-20 प्रिंसिपल्स यूज करके हम 80% प्रॉब्लम के ऊपर पहले फोकस करते हैं। और ये जो पैरेटो डायग्राम जो है, ये पैरेटो डायग्राम प्लॉट करने के लिए हमें एक्सेल की मदद लगती है। इसमें सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लेने हैं, उसके बाद उसके जो डिफेक्ट्स क्वांटिटी है वो लेनी है और उसके बाद हमें परसेंटेज का जो कॉलम है वो प्लॉट करना है। उसके पहले हमें जो कुछ भी परसेंटेज हम ला रहे हैं उसका कैलकुलेशन टोटल डिफेक्ट से माइनस करके ले सकते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये
प्लॉट करने के बाद क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारा जो फोकस एरिया है 80% फोकस एरिया कौन सा है वो हमें जल्दी पता चलता है, और उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और बाद में कौन सी सॉल्व करनी है। तो ये जो पैरेटो डायग्राम जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक इकोनॉमिक्स थे जो इटाली में वर्क करते थे, उनका नाम विल्फ्रेडो पैरेटो था। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया है, और इसके इन्वेंशन के बाद जो क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले लोग हैं उनको, या किसी भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, क्वालिटी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कौन सी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज़्यादातर यूज इसलिए हुआ है कि हमें फोकस कौन से एरिया पे करना है, कौन से डिफेक्ट्स पे करना है, कौन से डाटा पे सबसे पहले फोकस करना है, ये हमें इस पैरेटो से पता चला। तो पैरेटो डायग्राम का सैंपल हम देख सकते हैं, इसमें प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस, जो कुछ भी डिफेक्ट्स है उनका फ्रीक्वेंसी कैसे कितना है वो वाई एक्सिस पे दिया है, और एक्स एक्सिस पे हम देख सकते हैं डिफेक्ट्स है पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग एंड टाइपिंग। तो इसमें जो 4 डिफेक्ट्स है, 4 डिफेक्ट्स में से अगर पैरेटो डायग्राम प्लॉट किया जाता है तो हम अगर देखेंगे कि 80% जो प्रॉब्लम है, 80% प्रॉब्लम की अगर हम देखेंगे तो वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही हमारे 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये यूज होता है पैरेटो डायग्राम का। दोस्तों अगला टूल है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको हम इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, इसको हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो फिश की तरह होता है, इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम बोलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टूल की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम के प्रोबेबल रूट कॉजेस निकाल सकते हैं। और इशिकावा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इन्वेंशन इशिकावा ने किया है। और ये जो टूल है ये ग्राफिकल टूल है, इसकी हेल्प से हम पॉसिबल रूट कॉजेस जो है प्रॉब्लम के वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन ये टूल अगर हम यूज करते हैं तो इसका फोकस जो होता है वो जनरली 4M पे होता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड पे, और एक एडिशनल एनवायरनमेंट है। तो इस 5 फैक्टर पे हम फोकस करके उसका जो एक्चुअल जहाँ पे हम प्लॉट करने के बाद हमें क्या करना होता है कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, अगर एक डिफेक्ट आता है तो उसकी जनरेट होने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है वो प्लॉट करते हैं। मशीन फैक्टर में क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो यूज़ करके भी हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। मैन में अगर जाते हैं तो हमें कौन सी फैक्टर्स आते हैं, मैन पावर स्किल्स होता है, उसका बिहेवियर होता है, मैन पावर नॉलेज होता है, मैन पावर का इंटेंशन भी इसमें आ सकता है। तो इस हिसाब से मैन पावर का होगा, मटेरियल का क्वालिटी, मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है क्या, ये सब चीज़ें उसमें आती है। देन मेथड जो यूज़ कर रहे हो सही है क्या, मेथड के हिसाब से काम हो रहा है क्या। और मशीन में जो कुछ भी चीज़ें दिए गए है, जो कुछ भी पैरामीटर्स दिए गए उस हिसाब से मशीन काम कर रहा है क्या, ये सब चीज़ें इसमें क्रॉस वेरीफाई होते हैं। और एनवायरनमेंट अगर देखेंगे तो जो हमारा वर्किंग एरिया है उसमें जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब फुलफिल हो रहा है क्या, ये सब चीज़ें क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं वो सब फैक्टर्स यूज करके उसका क्रॉस वेरिफिकेशन गैम्बा करके होता है। एक्चुअल जाके हमें क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि सही में ये जो फैक्टर हमने प्रोबेबल निकाले हैं उसमें से ये फैक्टर सही में रूट कॉज है या नहीं। वो क्रॉस वेरिफिकेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद जो कुछ भी एक्चुअल फैक्ट्स बाहर आते हैं उसको हम हाईवे एनालिसिस करके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें हम देख सकते हैं एक गाड़ी है और उसका माइलेज पुअर है, वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से चलती है। तो इसका रूट कॉज निकालने के लिए हमने ये फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम प्लॉट किया है। इसमें हमने सिर्फ 4 ही फैक्टर्स लिए, मैन मशीन मटेरियल मेथड। तो इसमें पहले देख सकते हैं मशीन में अगर हमारा व्हीकल
पुअर माइलेज देता है तो मशीन में क्या हो सकता है, अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स हो सकते हैं, कार्बोरेटर एडजस्टमेंट हो सकता है। मेथड में अगर हम देखते हैं तो यूज रॉन्ग गियर्स, अगर रॉन्ग गियर्स हम डालेंगे तो माइलेज कम हो सकता है। मैन फैक्टर में अगर देखेंगे तो रैश ड्राइविंग, पुअर ड्राइविंग हैबिट्स और पुअर मेंटेनेंस। एंड मटेरियल में अगर देखते हैं तो मटेरियल में क्या है कि इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन हमने यूज़ किया है या रॉन्ग फ्यूल यूज़ किया है, इसकी वजह से हमारा माइलेज कम हो गया है। तो इसके बेस पे हमें क्या करना है, फिर आगे का प्रोसेस करना है, एक्चुअल गाड़ी का एग्जामिनेशन करना है। उसमें अगर ये फैक्टर में से एक फैक्टर मिला, सपोज हमें मिला कि हमने इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज़ किया है, तो फिर उसका वाई एनालिसिस करना है, क्यों हमने इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज़ किया, और जो एंड फैक्टर आएगा उसके ऊपर अगली बार से हमें एक्शंस लेना है। तो इस हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की मदद से। अभी दूसरा अभी हम जानेंगे स्कैटर डायग्राम के बारे में। तो स्कैटर डायग्राम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टूल है और ये विजुअल टूल है। इसके हिसाब से हम स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप के बिटवीन जो वेरिएबल्स आते हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं, मीन्स कोरिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टूल होने की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी अगर डायमेंशन या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का जो फ्लक्चुएशन होता है प्रोसेस में, वो फ्लक्चुएशन एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। वो फ्लक्चुएशन को हम प्लॉट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें। स्कैटर डायग्राम में इंटरप्रिटेशन जो है वो हम प्लॉट करते हैं, और इंटरप्रिटेशंस कैसे प्लॉट करते हो हम देखेंगे। पहला जो प्लॉट किया हुआ ग्राफ है उसमें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से जो लाइन जाता है वो लाइन में रीडिंग हम प्लॉट करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस में रीडिंग प्लॉट करेंगे। तो वो लाइन के नज़दीक से अगर हमारे रीडिंग जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है किसी भी प्रोसेस का फ्रीक्वेंसी और उसके रीडिंग के साथ। उसके बाद अगर वो रिवर्स वे में जा रहा है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और अगर वो जो कुछ भी रीडिंग्स का ग्राफ है वो ग्राफ किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के भी बीच में नहीं आ रहा है, किधर भी जा रहा है, तो उसका नो कोरिलेशन हम बोल सकते हैं। अगर वो जो रीडिंग्स है वो हमारी लाइन के नज़दीक जा रहा है, हमारी कंप्लीटली जो लाइन है उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। और वो कम्प्लीटली निगेटिव वे में जा रहा है तो उसको वीक निगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। तो ये जो टूल है स्कैटर डायग्राम, इस टूल की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को, क्रिटिकल क्रोनिकल प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिकल वे से सॉल्व करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं। इस टूल की मदद से हम अगर हमारा रीडिंग्स प्लॉट करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारा प्रोसेस कैसे वर्क हो रहा है, और उस बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस करने हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा वीक निगेटिव कोरिलेशन है तो हमें तुरंत प्रोसेस स्टॉप करके अगला डिसीजन लेना है। तो इस हिसाब से ये है स्कैटर। अगला टूल है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है, और इसकी मदद से हम प्रोसेस में हो रहे बदलाव, उसको वेरिएशन बोल सकते हैं, उसको दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। और उसमें कितना उतार है, कितना चढ़ाव है, और उसके पीछे क्या क्या कारण से, ये कंट्रोल चार्ट दर्शाता है। कंट्रोल चार्ट के कुछ मुख्य भाग है, उसमें है लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट मीन्स हमारी प्रोसेस में अगर कोई डायमेंशंस है उसको कुछ टॉलरेंसेस दिए तो वो टॉलरेंसेस अपर और लोअर होते हैं। तो जो कुछ भी अपर कंट्रोल लिमिट तक हमारी प्रोसेस जाती है उसके ऊपर अगर जाता है तो वो क्या होगा, यूसीएल के बाहर हमारा कंट्रोल गया है। लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर जाता है तो वो डायमेंशंस अगर नीचे जा रहा है तो उसको लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो वो डायमेंशंस फॉल्स है। तो इस हिसाब से एक्स बार भी होता है, और एक्स बार ये सेंट्रल लाइन होता है, उसको एवरेज को दिखाने के लिए उसका यूज़ होता है। अगर हमारा नो एक्शन जोन एक कंसेप्ट होता है। नो एक्शन जोन मतलब इसमें +1 से -1 के बीच में अगर रेंज आ रहा है तो वो नो एक्शन जोन में आएगा। वार्निंग जोन मतलब +2 से -2 के बीच में अगर डायमेंशंस आ रहे हैं तो वो वार्निंग जोन है। यहाँ पे वार्निंग
होता है, इसके ऊपर अगर जा रहा है तो हमें तुरंत प्रोसेस चेक करना है और उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना है। और एक्शन जोन मतलब वहाँ उसमें +3 से -3 के बीच में आपके डेटा का वेरिएबिलिटी होता है, इसमें हमें एक्शन लेना ही लेना है, प्रोसेस पहले स्टॉप करना है। तो इस हिसाब से कंट्रोल चार्ट का यूज़ करके हम जो कुछ भी वेरिएशंस हमारे प्रोसेस में आ रहे हैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले सकते हैं और कंप्लीटली हमारा प्रोसेस वेरीफाई करके उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कंट्रोल चार्ट बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जो कुछ भी टूल्स हमने अभी सीखे हैं उसमें फ्लो चार्ट, पैरेटो चार्ट, चेक शीट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, देन हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, ये सब टूल जो है ये टूल्स की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो के जरिए कुछ नॉलेज प्राप्त हो गया होगा। और अगर आप किसी को किसी भी चीज़ की इसमें मदद चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप बेशक मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी जो क्यूरी है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो चैनल है सक्सेस मंत्र, आप सभी उसको सब्सक्राइब करिए ताकि नया जो वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चलेगा। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।